आज हम बात करते हैं रोथस्चाइल्ड और रॉकफेलर की। ये कौन है और ये पूरी दुनिया को किस प्रकार कंट्रोल करते हैं। दरअसल ये फैमिली के नाम है और कुछ इनके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी ताकतें हैं। जैसे रॉयल फैमिली के बारे में मैं बता चुका हूँ। जितनी भी दुनिया में जो कुछ भी आज हो रहा है, ऐसा माना जाता है, ये समझ लो ये इस धरती के भगवान है। मतलब कोई ना कोई धरती को चला रहा है, तो असल में धरती को कोई चला रहा है तो यही फैमिली है। इन फैमिली के बगैर ये जो सोच लेते हैं वही करते हैं और वही पूरी दुनिया को मानना पड़ता है। और ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, सारी दुनिया को कितने सालों से चला रहे हो और आगे ये क्या क्या कर सकती है इनकी फैमिली, उस बारे में मैं आज डिटेल से वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप पूछोगे रोथस्चाइल्ड है कौन और ये इस पे इसका नाम हमने आज से पहले तो कभी सुना नहीं। आखिर ये रोथस्चाइल्ड है तो इसने आखिर इतने सालों से हमने कभी ना न्यूज में इसका नाम सुना, ना कभी पेपर में कभी सुना, ना कभी आर्टिकल देखा, ना कभी इसकी चर्चा सुनी। तो आखिर ये रोथस्चाइल्ड है कौन। ये मतलब ये बड़े शातिर लोग हैं और बड़े गुमनामी का जीवन बिताते हैं। मतलब डार्क में रहते हैं, मतलब किसी को पता ही नहीं रहता कि आखिर ये है कौन और कौन इनके बारे में जानता है। जैसे माना जाता है कि बिल गेट्स और अमेजोन के मालिक जेफ बेजोस, उनसे इनकी संपत्ति ऐसा माना जाता है 50 गुना से भी ज़्यादा है इनके पास, इन फैमिली के पास। क्योंकि इनकी फैमिली में आज 25-30 मेंबर है और रॉकफेलर में भी इतने ही है। और ब्रिटिश की रॉयल फैमिली हो गई, ऑस्ट्रेलिया की रॉयल फैमिली है, और ये अरब अरब के कुछ शेख वेख हैं, ये भी सब इन्हीं के साथ मिले हुए रहते हैं। तो पूरी दुनिया में जितने भी, और अमेरिकन जो पहले के प्रेसिडेंट हैं, जो अभी के हैं, ये सब भी उनके बगैर डिसीजन नहीं ले सकते। और इन्होंने क्या क्या बनाया और कैसे बनाया, तो ये बड़ा चर्चा का विषय है। तो रोथस्चाइल्ड ने पूरे यूरोप को सबसे पहले अपने उसमें किया। और इनकी फैमिली के पास इतना पैसा आया कहाँ से। सबसे पहले ये ओपियम का वो करते थे, मतलब अफीम का। उसके बाद इन्होंने बैंकिंग में निकले, जब बैंकिंग व्यवस्था इन्होंने बनाई पूरी दुनिया में। अब जानते हो बैंक कैसे ये पैसा बनाते हैं। सारी दुनिया में जितने भी बड़े बैंक हो कहीं ना कहीं इन्हीं के थ्रू चलते हैं। और जितनी भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, चाहे वो WHO, UNO, IMFO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सारे के सारे पे इन्हीं का कंट्रोल रहता है। और इन्होंने ये क्यों बनाई और नए नए देश क्यों आज़ाद करे, सब इन्हीं के। हमें लगता है कि हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, चाइना भी आज़ाद हो गया, लेकिन ऐसा है नहीं। आज उधर से टर्की ये सब, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। इन्होंने बड़ा षड्यंत्र रचा कि आखिर हमें नई व्यवस्था बनानी और उसके लिए क्या करना है, वन गवर्नमेंट कैसे बनेंगे। तो इन्होंने पहले सोचा समझा था। तो आप पूछोगे कि कैसे हुआ। जैसे भारत 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन 1945 में यूएनओ बन चुका था। उससे पहले उसका नाम लीग ऑफ नेशन था, लेकिन ये भी इन्हीं का बना हुआ था। सबसे पहले एक रिपोर्ट जारी होती है, आर्टिकल आता है वार एंड पीस में। तो उसमें ये रिपोर्ट आती है कि एक ऐसी गवर्नमेंट बनानी चाहिए जिसमें सारा का सारा कंट्रोल पूरी दुनिया का इन कुछ संस्थाओं के पास हो, वही डिसीजन लेगी और वही सारी दुनिया को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और ब्रिटिश क्राउन जो इनके ही मेंबर है, मतलब इनके पास युद्ध, जैसे ये फ्रांस और यूके का युद्ध हुआ था 1815 में नेपोलियन के साथ, तो सारी संपत्ति मतलब इन्होंने चर्चा फैला दी स्टॉक मार्केट में कि ये देश हारने वाला है, ब्रिटेन हारेगा हारेगा हारेगा। तो इन्होंने वहाँ की स्टॉक मार्केट में अपने मतलब सबको लगा दिया कि हाँ ब्रिटेन तो युद्ध हारने वाला है, लेकिन एंड में ब्रिटेन जीता। और आज देखोगे तो सारी दुनिया में ये जितने भी हमारे आते हैं, मतलब लड़ाई, मतलब हमें लगता है कि हम गरीब क्यों हैं, भूखमरी क्यों है, बेरोजगारी क्यों है। तो सारी समस्याओं का कारण देखा जाए तो यही है। तो इस गरीबी, बेबसी और ये लाचारी, ये जितने भी हम अपने नेताओं को गाली दे देते हैं। हम कभी कभार हम आइडियोलॉजी को गाली दे देते हैं। जैसे पुंज अब तो बहुत सारी आइडियोलॉजी आ चुकी है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, ये सब भी इन्हीं की बनाई हुई है। चाहे कैपिटलिज्म हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे इस्लाम के खिलाफ, लेकिन ये सब इन्हीं का बनाया हुआ है। क्योंकि इन्होंने विवाद बनाया, बाउंड्री इशू बनाया। जैसे अब ये हांगकांग का चल रहा है, देखा जाए तो वो भी ब्रिटिश का क्रिएट किया हुआ था। उसे पता था आने वाले टाइम में ऐसा होना है, क्योंकि वो चाइना वो करेगा,
फिर उधर नेशनलिज्म आएगा, तो सब उन्हीं का क्रिएट किया हुआ रहता है। तो अब इस सर्विलांस के थ्रू ये सारी दुनिया पे ना आगे नज़र रखना चाहते हैं, और डिपॉपुलेशन इनका बहुत बड़ा एजेंडा है। और एक नया धर्म भी लेके आ रहे हैं, वैसे तो देखा जाए तो उसमें इस्लाम का ज़्यादा हुआ है मतलब, तो उस धर्म का नाम है न्यू एज। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होगा, उसमें पैंथेइज्म को प्रमोट किया जाएगा, यानी नेचर की, योगा की, मेडिसिन की, ये सब चीज़ें होंगी। तो सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके लिए लोग कितने होंगे, क्योंकि डिपॉपुलेशन एजेंडा इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, तो उसमें 50 करोड़ की आबादी पूरे वर्ल्ड की होगी या 1 अरब की। और जो लोग बचेंगे वह भी ऐसे नहीं होंगे, क्योंकि आज हमारे पास आप देख रहे हो कितने जल्दी हम चेंज आ चुका है। आज से 100 साल पहले देखो, 100 साल भी क्या, आज से 20 साल पहले ही चले जाओ आप, तो आज जैसा ह्यूमन का जीवन इतना हमें लगता है कि बड़ा इजी और कन्वीनियंस हो गया है, मतलब मोबाइल है, सब कुछ है, लेकिन आपको पता है इसमें रिकॉर्डिंग भी हो सकती हो जब चाहे, तो इसी तरीके कैमरा सब कुछ। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी हर गतिविधि पर नज़र रखी जाएगी, आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, क्या आप देखते हो, क्या आप पढ़ते हो, क्या लिखते हो, किधर जाते हो, किधर आते हो, किससे बातें करते हो, तो हर चीज़ पर मॉनिटरिंग की जा सकती है। आपके नज़र बनाई, जैसे आप बिग बॉस का घर देखते हो ना, वो प्रिडिक्शन प्रोग्रामिंग है, वो पहले से इम्प्लीमेंट किया जाता है कि ऐसा होगा, तो आप पहले से ही सचेत रहे, अलर्ट रहे, तो इसलिए करते हैं ये सब। तो इसके बहुत सारे हुए हैं, और आगे जब आने वाला युद्ध होगा, जब प्रेडिक्शन प्रोग्रामिंग हो रही है, तो इसके बाद भी बहुत कुछ होना है, क्योंकि अभी कोविड-19 का केस है, ऐसे हो सकता है इसमें ना हो, तो ऐसी बीमारी और ला सकते हैं। और आगे ट्रांस ह्यूमनिज्म होने वाला है, क्योंकि बायोनिक ऑर्गेन्स होगा और डीएनए मॉडिफिकेशन होगा, आपको आरएनए में बदलाव किया जाएगा। तो इसके पीछे क्या कारण है कि ये ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ना अभी हमारा मुकाबला ना, अभी 10 साल बाद, हम 4-5 साल बाद देखोगे सारी जॉब ना रोबोट ले जाएंगे, रोबोट और मशीन, क्योंकि हमारे पास तो जॉब बचेगी नहीं, तो लोग डिमांड करेंगे कि रोबोटों से हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि रोबोट तो अकेले इतना काम कर सकते हैं, इंसान केपेबल है नहीं। तो इंसान, अभी तो इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, फिर बात करेंगे स्किल की, तो स्किल बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो लाएंगे ब्रेन चिप, ले आओ, इसमें लगा लो एक बार, तो आप जितना भी यूँ किताब देखी याद हो गई, तो सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन उस पर फिर बिल्कुल ही कंट्रोल हो जाएगा, आप उनके दिमाग से चलोगे वीडियो गेम की तरह। और आपके जैसे हाथ पाँव है, तो आपके ऐसे बना दिए जाएंगे कि जितना मर्जी फास्ट दौड़ सके, कहीं पे भी जा सके। अभी हमें लगता है कि सेल्फ ड्राइविंग आ गई, ये आ गया, ये आ गया, लेकिन ये सारी चीज़ें नौकरी खा रही हैं, और आगे आपका पूरा भविष्य खतरे में, क्योंकि कुछ ही लोग चंद मिलके, मतलब 1000 के करीब लोग पूरे मिलके पूरी दुनिया चलाने वाले हैं आने वाले समय। अभी भी चला रहे हैं, लेकिन अभी इंसान में सोचने समझने तर्क करने की शक्ति है, लेकिन आने वाले टाइम में वह बिल्कुल भी नहीं रहेगी, क्योंकि आने वाले टाइम में बिल्कुल जैसे रोबोट होता है इशारों पे नाचता है, गुड़िया होती है नाचती है, वैसे ही इंसान हो जाएगा। जैसे आप वीडियो गेम में खेलते हो ना, इंसान को चलाते ही यूँ खेलते रहते, बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे इंसान हो जाएगा, जैसे चलाएंगे उधर जाएगा, जिधर करेंगे उधर घूमेगा, ना कोई डिमांड होगी, आपकी भूख प्यास को भी कंट्रोल कर लिया जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे। तो और ये बात रही जहाँ तक एनवायरनमेंट की, तो ग्लोबल वार्मिंग ऐसा है कि इसे कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग का भी इतना एजेंडा नहीं है जितना इन लोगों ने बना दिया है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, CO2 हो रहा है, इससे गर्मी बढ़ रही है, लेकिन गर्मी इतना हमेशा बढ़ती जा रही है। और ये जो स्प्रे कर करके ना पूरी दुनिया में केमिकल करते हो, वो भी यही है। और आपको पता है पूरी दुनिया में घोस्ट सिटी भी बना रखी है इन्होंने अपने रहने के लिए, मतलब कहीं पे परमाणु विस्फोट भी हो जाए ना, तो ये लोग बच जाएंगे, इन्होंने अपने लिए सारे इंतजाम कर रखे हैं। ये पूरी पृथ्वी को तबाह भी कर दे ना, तो इन्होंने मतलब लेबोरेटरी बना रखी है, शायद नॉर्वे में एरिया में, तो वहाँ पे ये सब, मतलब जैसे मनु मनु की कहानी आपने सुनी होगी, मतलब हिंदू ग्रंथ में, क्योंकि उसमें सारी नाव में सब जीव वीव रख लिए गए थे, तो ऐसा ही इन्होंने कुछ बना रखा है कि उसमें सारे जितने भी पेड़ पौधे पक्षी सबके उन्होंने वो रखे हुए हैं, जिससे वो नए जीव उत्पन्न कर सकते हैं, उसे काफ़ी आइस में मतलब उधर सुरक्षित रहते हैं, तो ये नए चीज़ों का भी वो कर सकते हैं। तो इन्होंने बहुत तरक्की कर रखी है साइंटिफिक, लेकिन दुनिया के सामने इतना आता नहीं है, हम सोचते हैं ये क्या हो रहा है,
मतलब रहने के लिए बहुत सारे घर हैं घोस्ट सिटी में, मतलब वहाँ पे कोई नहीं जाता, मतलब इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। और इन्होंने मतलब परमाणु होगा तो उसके लिए तो अंडरग्राउंड बना रखा है बिल्कुल, रशिया वशिया ने बिल्कुल कवर कर रखा है, अभी बना रखे हैं। मतलब ये वहाँ पे जाके रह सकते हो, उन्होंने सारी सुविधाएं हैं पूरी दुनिया में, चाहे कुछ भी हो जाए, परमाणु बम छोड़ दे, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये लोग बच जाएंगे उससे भी। कुछ जो आम इंसान है वही परमाणु युद्धों में मरेगा। और ये जितनी भी ताकतें हैं, मतलब इससे कोई लड़ना भी इतना आसान नहीं है। अब बात रही इस्लाम धर्म की, इस्लाम का वैसे मैं भी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इस्लाम है ना वो इन ताकतों से थोड़ा वो है, क्योंकि वो साइंटिफिक चीज़ों को इतना मानता नहीं है, उनमें अज्ञानता बहुत अधिक है। तो वह इन ताकतों से लड़ तो सकता है वैसे देखा जाए लॉजिकली, क्योंकि वो आते हैं वो स्कूल कॉलेज में बंद करा देते, थोड़ा साइंस के अगेंस्ट रहते, थोड़ा वो अपने शरिया कानून को अपनाते, 7th सेंचुरी में जाते। तो उससे ये है कि इंसान तो बच जाएगा, बस वो इस्लामिक हो जाएगा। जो मैं क्योंकि इस्लाम को फॉलो नहीं करता तो मेरे को थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन हाँ इंसान बच सकता है उस आइडियोलॉजी से। मतलब इंसान का भविष्य है, चाहे हम किसी भी धर्म में रहें, लेकिन हमारे को जीना जीना तो पड़ेगा, हमारा भविष्य ही नहीं रहेगा हमारे सोचने समझने के लिए, तो हम क्या करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा है, क्योंकि वैसे तो देखा जाए वो भी उन्हीं के मेंबर हैं, जितने भी आतंकवाद के होते हैं, चाहे पूरी दुनिया में ISIS करता हो, ये सब उन्हीं का बना हुआ एक होता है एजेंडा। एक तरफ ये हथियार देते हैं, एक तरफ वहाँ की सेना को भी हथियार बेच रहे होते हैं, दूसरे तरफ ये लड़ा रहे होते हैं और पूरी दुनिया में टेररिज्म का एक इशू बनाते हैं। तो ऐसा इतना होता नहीं है, ये सारी दुनिया में क्रिएट किया जाता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप बोलोगे पहले भी तो लड़ाई होती थी, तलवार के दम पे युद्ध जीते जाते थे, जी बिल्कुल जीते जाते थे, लेकिन जो आज हो रहा है ना ये उसका बिल्कुल आप सोच भी नहीं सकते आने वाला कल आपके लिए कितना भयानक हो सकता है। आपको मतलब मुश्किल से आपकी ज़िंदगी, मतलब अभी 2020 है, 2030 के बाद मतलब आप में से कितने होंगे, मतलब अभी कितने लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, अपने भविष्य के लिए प्लानिंग करते हैं, कुछ ये करते हैं, लेकिन कुछ भविष्य है ही नहीं आप लोगों का, इंसानों का भविष्य नहीं है। हम अभी सोचते हैं कि शेर विलुप्त हो रहे हैं, हो रहे हैं, एक दिन ना इंसान विलुप्त हो जाएंगे, कुछ ही लोग बचेंगे जो सोचने समझने की काबिलियत रखते हैं, और कोई शायद आने वाला भी नहीं है, कोई बचा भी नहीं सकता, क्योंकि इसके बारे में ना किसी को जानकारी ही नहीं है। और मेरी कोई भी बात शायद अभी शायद वो लग रही हो हास्यास्पद लग रही हो, थोड़ी बनावटी बना लग रहा हो, लेकिन ये ना आने वाला कल है। आने वाले कल में यही होगा, आप सबकी सर्विलांस वर्विलांस हर जगह सेंसर लगा दिए जाएंगे। आपको पता है ये जो अर्बनाइजेशन करा जाता है, ये भी इसलिए किया जाता है, मतलब आप शहर शहर में क्यों जाए, मतलब शहरों में एक जैसे फ्लू आया अभी, तो शहरों में सारी आबादी होगी तो एक साथ मारना ना बड़ा आसान है। आप इसके ना फ्यूचर को नहीं जानते, मतलब ये ना बिल्कुल सोच समझ के करते हैं। इनका दिमाग थोड़ा आप जहाँ से सोचना बंद करते हैं ना दुनिया, वहाँ से इनका दिमाग चलता है, क्योंकि तो इसलिए शहरों में बसाते हैं, और वहाँ के जितने भी संसाधन है गाँव में कितनों है, क्योंकि बहुत छोटी आबादी में रहते हैं, ग्रामीण एरिया में, विलेजेस में, तो वहाँ पे थोड़ा खड़ना मुश्किल हो जाता है। जैसे शहरों में एक साथ सारे लोग आ जाएं, सबके सब आ जाए, तो वहाँ पे नज़र रखना भी आज आसान हो जाएगा। जो स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है इसलिए बनाई जा रही है कि आप लोग कहाँ पे जाते हैं, क्या करते हैं, क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, तो इससे बड़ा आसान होगा, क्योंकि हर चीज़ पर मॉनिटरिंग करने जानी है आने वाले समय में। ऐसा नहीं है कि आज भी होती है, लेकिन आज इतनी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, लेकिन जब आएगी आप क्या करते हो, मतलब आप कितना उठते हो, क्या देखते हो, मतलब हर चीज़ पे नज़र रखी जाएगी। तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेके कंसल्ट है, और आगे तो मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या होना है, मतलब कैसे होना है, क्योंकि मुश्किल से 2030 में, और इन्वायरमेंट जो है ना आगे 10 साल बाद बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि आबा पॉपुलेशन में वैसे खतरा तो है, क्योंकि 8 बिलियन तक पॉपुलेशन हो सकती है अभी, मतलब पूरी दुनिया की कितने 7.5 कहते हैं, लेकिन है तो खतरा, मैं भी कह रहा हूँ उससे, मतलब मान भी लिया जाए 750 मिलियन भी है तो भी बहुत बड़ा खतरा है ये दुनिया के लिए, क्योंकि ना सबके लिए रिसोर्सेज कर पाना बड़ा मुश्किल है। और कुछ इसके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन वाले भी बहुत सारे लोग कर दिए जाते हैं, जो तरह तरह की बातें बताते हैं इन फैमिली के बारे में, किसी को ज़्यादा पता भी नहीं है। बहुत सारे वीडियोस मैंने भी देखे हैं, रोथशाइल्ड रॉकफेलर ये है वो है, लेकिन किसी को पता नहीं है ये कैसे काम करते हैं, मतलब ये हर चीज़ में घुसे पड़े हैं।
चाहे एग्रीकल्चर में हो, ये मतलब किस तरीके से स्प्रे की खेती करवाते हैं जानबूझ के, जो खेतों में डालते हैं ये सब जहर जो हम खाते हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम, एक तरफ तो कहेंगे इम्यून बढ़ाने के लिए, असल में खुद ही उसे करवाते हैं ये तो इनका हर चीज़ में योगदान है। जितने भी दुनिया भर के नशे वशे होते हैं उनमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि पूरी दुनिया को कमज़ोर करा, चाहे ध्यान भटका रहे, मतलब वो लोग सोचते क्या, मतलब समस्याओं का कारण, जैसे हमारा गरीब है तो लोग सोचते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी है, विपक्ष कुछ नहीं कर रहा या ये नहीं करने दे रहे, तो हमें ऐसा लगता ही ये है। लेकिन असल में जो चला रहे हैं, प्रोटोकॉल बनाते हैं सारी दुनिया में और करते हैं, तो असल में कारण वही है। और आप देख सकते हो सारी दुनिया में, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का इशू रहता, वो भी एक बॉर्डर लाइन खींची थी इसलिए इशू था, उन्हें पता था ये आगे तक लड़ते रहेंगे। चाइना का भी इशू ये इसलिए बनाया गया था, बॉर्डर लाइन LAC। ऐसे ही पूरा टर्की वर्की सारा विवाद उन्हें पता था आने वाले समय में होगा, लड़ाई होंगी इनकी, तो उन्होंने ऐसे ऐसे इशू बना दिए आइडियोलॉजी के आधार पर, नए नए वो बना दिए, क्योंकि कम्युनिस्ट इससे करेंगे और ये इससे करेंगे तो